हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं इस चैनल के ऊपर आपके लिए, जैसा आपको पता है, कि पढ़ाती हूँ भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल फॉर आरएएस है। अभी आरएएस का पढ़ा रही हूँ। उसके बाद में जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं यूपीएससी वालों के लिए, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी स्टार्ट करूँगी इसी के अंदर भूगोल पढ़ाना। और करंट अफेयर ऑलरेडी इसके इसी चैनल के ऊपर चल रहा है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल का सिलेबस जो है वो मैं आज आपको करा रही हूँ। जो अभी नया आरएएस का सिलेबस आया ना, ये वो है। तो जो भी अपडेट हुआ है आरएस का सिलेबस, तो ये वो है। तो इसके अंदर मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को एक साथ कर दिया है, हैं? मतलब दोनों को जॉइन कर दिया। अगर आप प्रीलिम्स का अलग से पढ़ोगे, मेंस का अलग से पढ़ोगे, तो फिर उसमें आपको ज़्यादा टाइम, एनर्जी लगती है। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही कर दिया कि आपका कम टाइम के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाए, हैं? तो इसके अंदर होता क्या है, जैसे एक ही टॉपिक है, जैसे एक टॉपिक है क्या कहते हैं, जलवायु। वो जलवायु प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। तो उन दोनों को जॉइन करके पूरी जलवायु एक ही साथ पढ़ा दूँ, हैं? तो वो प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन्स हैं वो प्रीलिम्स में आ जाएँगे और मेंस के जो क्वेश्चन्स हैं वो मेंस में आ जाएँगे, हैं? तो ये मैंने आपको दिया एग्ज़ाम्पल। तो ऐसे ही मैंने सिलेबस जो है वो दोनों का, प्रीलिम्स का और मेंस का, एक साथ कर दिया है कि जो टॉपिक एक हैं, जो दोनों में एक ही टॉपिक है, ठीक है, उनको एक ही जगह कर दिया दोनों को कि हाँ, ये एक टॉपिक जलवायु, एक टॉपिक है प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी, इसको एक साथ ही करके इसमें लगा दो और इसका जो कंटेंट है वो सारा एक ही टॉपिक में दे दो, हैं? और जो अलग-अलग हैं, उनको फिर वैसे लगा दिया कि हाँ, ये ना प्रीलिम्स में ये मेंस में है, प्रीलिम्स में नहीं है, तो इसको पूरा टॉपिक को ही रख लो, हैं? ऐसे करके मैंने दोनों का जो सिलेबस है उसको जॉइन कर दिया है, हाँ, और एक ही जगह पे ये प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस एक ही जगह पे लेके आई हूँ मैं, हाँ, मिला के दोनों को। और आपको जो पढ़ाऊँगी आगे, हैं, इस चैनल के ऊपर, वो भी ऐसे ही पढ़ाऊँगी, हैं। टॉपिक अब ये जो सिलेबस वाला है, टॉपिक वाइज़ एक के बाद एक टॉपिक करके पूरा एक साथ करा दूँगी। प्रीलिम्स और मेंस का सारा जो कंटेंट है वो एक में ही आ जाएगा, हैं। एक में आ जाएगा, मतलब उसी में से तो आपके क्वेश्चंस पढ़ेंगे प्रीलिम्स के अंदर और उसी में से आपके क्वेश्चंस पढ़ेंगे मेंस के अंदर, हैं। तो आपको ना तो अलग-अलग नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना अलग-अलग पढ़ना पड़ेगा। एनर्जी और टाइम लगेगा आपका अलग-अलग जगह। एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे, एक ही जगह पे प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की तैयारी हो जाएगी, हैं। तो ये मैं लेके आई हूँ आपके लिए भारत का विश्व का, भारत का तो अभी चल ही रहा है। हाँ, विश्व का भूगोल, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। हाँ, तो अभी हम समझाते हैं। पहला टॉपिक है इसके अंदर, भारत की आंतरिक संरचना, भूवैज्ञानिक समय सारणी। भारत की नहीं, पृथ्वी की, सॉरी। भारत का भूगोल पढ़ाती हूँ ना, इसलिए वो भारत ही भारत निकलता पढ़ा-पढ़ा के। इसमें है पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं भूवैज्ञानिक समय सारणी है। पृथ्वी इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ बताई गई है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जैसे हम लोग हैं, अभी अभी मैं खड़ी हूँ, पृथ्वी के ऊपर खड़ी हूँ, लेकिन इसके अंदर क्या है वो कैसे पता लगे? तो जो हमारे भूगोलवेत्ता थे ना, उन्होंने इस चीज़ की खोज की, हैं? जैसे साइंटिस्ट होते हैं वो हर चीज़ की खोज करते हैं, तभी तो पता लगाता है कि हाँ, इस चीज़ में ये है। तो हमारे भूगोलवेत्ताओं ने पता लगाया, इसके साइंटिस्ट जो थे उन्होंने खोज की कि इसके भू पृथ्वी जो है उसके भूगर्भ में क्या है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर से संरचना कैसी है। बाहर से जो संरचना है वो तो हमें दिख ही रही है, लेकिन इसके अंदर की संरचना कैसी है, क्या है, आखिर ज्वालामुखी आता है, ज्वालामुखी फटता है, क्यों भूकंप आता है, क्या रीज़न है? तो उसके अंदर की जो संरचना है उसकी खोज की। तो इसके अंदर अच्छा पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। भारत पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, हमें इसके अंदर वो पढ़ना है। उसके बाद में पढ़ना भूवैज्ञानिक समय सारणी। भूवैज्ञानिक समय सारणी का मतलब ये है कि इस भूमि को बनने में कितना समय लगा, और कौन से समय में कौन से जीव थे, कौन से नहीं थे, शुरुआत में क्या हुआ, उसके बाद में क्या-क्या चेंजेस आए, और फिर कैसे-कैसे बनते-बनते अब जिस स्थिति में है ये कैसे पहुँची, और अभी भी चेंजेस हो रहे हैं। आज से 50 साल बाद में देखना आप और चेंजेस मिलेंगे। आज से 50 साल बाद में आपको पता नहीं यहाँ इस स्टूडियो में जो टीचर खड़ा होगा वो आपको क्या पढ़ा रहा होगा, है? और क्या पता आज से 5 साल पहले कोई ऐसा कांसेप्ट नहीं था कि मैं ऐसे स्टूडियो से आपको पढ़ाऊँगी, हैं? ऐसे सामने स्टूडेंट्स बैठे होते थे और हम पढ़ा रहे थे, लेकिन ऐसा कोई कांसेप्ट नहीं था। तो आज से 50 साल बाद में कोई अलग नया कांसेप्ट आ जाएगा कि न पढ़ने का जो तरीका होगा वो थोड़ा नया होगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि भू-सारणी का मतलब ये है कि जब से भूमि बनी है, उसके बाद में उसमें कौन से टाइम में कौन से चेंजेस आए, हैं? और कौन-कौन से जीवों का कौन-कौन से जीव नए बने, कौन-कौन से जीव थे जो खत्म हो गए हैं और कौन-कौन से अभी हैं। वो सारा जो समय सारणी का मतलब होता है समय के अनुसार कि इतने टाइम में ये चीज़ थी, इतने टाइम में ये चीज़ थी, फिर इतने टाइम में ये चीज़ थी, इतनी सालों में ये चेंजेस हुआ, इस तरीके से। इसका मतलब ये है। तो ये चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे, भूमि की आंतरिक संरचना कैसी है, कि अंदर से भूमि कैसी है और अंदर से भूमि जैसी है, वो चेंजेस भूमि में जो आ रहे हैं, वो कैसे आए? उसके समय सारणी क्या है कि भूमि के अंदर जो चेंजेस आए हैं, वो शुरू से लेके अब तक कौन-कौन से आए हैं, उसकी समय सूची क्या है कि इतने समय में भूमि के अंदर ये चेंजेस हुए, और अब ये हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में दे रखी हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रमुख भौतिक भू आकृतियाँ, मतलब विश्व की।
विश्व की भू आकृ हमने भारत के अंदर पढ़ी हैं भारत की प्रमुख भू आकृतियाँ हैं, वो मैंने आपको पढ़ाया था, पहला ही टॉपिक है ये है। और यहाँ पर पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख भू आकृतियाँ, मतलब विश्व के अंदर भू आकृतियाँ। भू आकृतियों का मतलब ये है भूगर्भिक आकृति कैसी होगी, भूगर्भिक आकृति अपन कुछ तो इसमें पढ़ लेंगे, बची-खुची फिर इसमें पढ़ेंगे, हैं। तो भूगर्भिक आकृति कैसी होगी है विश्व की, पहले कैसी थी और अब कैसी है? और बाहर की संरचना विश्व की कैसी है? बाहर की संरचना का मतलब ये है कि कौन-कौन से महाद्वीप के अंदर कौन-कौन से पठार, पर्वत, मरुस्थल, मैदान स्थित हैं और उसकी बाहर की जो आकृति है, वो कैसी है? और महाद्वीपों के बाद में हम उसमें देखेंगे कि जैसे जो भी महाद्वीप हो, उस महाद्वीप के अंदर कौन से देश हैं और उन देशों के अंदर कौन-सा पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान हैं। ये चीज़ देखेंगे इसमें। हाँ, मतलब अंदर की भूगर्भ के अंदर की जो आकृति है उसको देखेंगे और भूमि के बाहर की जिसे हम आँखों से देख सकते हैं। भूगर्भ की जो आकृति वो तो हमें वैज्ञानिक बताते हैं, तो हम किताबों में पढ़ते हैं लेकिन हम देखते नहीं हैं, हैं। लेकिन जो भूमि के ऊपर की जो आकृति है उसे हम आँखों से देख सकते हैं। वो कौन-कौन सी हैं? पूरे विश्व के अंदर, पूरे महाद्वीपों जितने भी महाद्वीप हैं पृथ्वी के अंदर, उन महाद्वीपों के अंदर कौन-कौन सी जो आकृतियाँ हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, प्रकार और वितरण। प्रकार और वितरण का मतलब ये है कि जो पर्वत हैं, वो कितने प्रकार के हैं और कौन-कौन से महाद्वीप में और कौन से देश में हैं और उनका वितरण कहाँ-कहाँ है, मतलब महाद्वीपों में और देशों में कहाँ-कहाँ उनका वितरण है। फिर पढ़ेंगे पठार हैं, तो कौन-कौन से पठार हैं और वो कहाँ-कहाँ देखो प्रकार कितने प्रकार के पठार हैं और कौन से देश में हैं और कौन से महाद्वीपों में वो स्थित हैं, हाँ? फिर और उनका वितरण कहाँ-कहाँ है, हुँ? और फिर पढ़ेंगे मैदान, फिर सेम चीज़ मैदान की पढ़ेंगे कि जो मैदान है वो कौन से महाद्वीप में है, कौन से देशों में है और वो कितने प्रकार के हैं, उनका वितरण कहाँ। सेम चीज़ मरुस्थल में पढ़ेंगे, कौन-सा मरुस्थल है, कौन से महाद्वीप में है, कौन से देश के अंदर है, कहाँ स्थित है और उसका वितरण मतलब कितना-कितना वितरण कौन-कौन से महाद्वीपों में और देशों में है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक के अंदर है। इसके अंदर कुल मिला के मेंस और प्रीलिम्स का सारा सिलेबस मिलाने के बाद में जो विश्व का भूगोल है आरएएस का, प्रीलिम्स का और मेंस का, उसमें बनते हैं 10 टॉपिक, यानी दोनों को मिक्स किया मैंने तो 10 टॉपिक बने हैं। हाँ, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। प्रमुख नदियाँ एवं झीलें, मतलब विश्व की कौन-कौन सी नदियाँ प्रमुख हैं, हाँ, और कौन-सी झीलें प्रमुख झीलें हैं विश्व के अंदर और महाद्वीपों में और महाद्वीप के अंदर कौन से देशों में ये स्थित हैं। विश्व, फिर विश्व के बाद में महाद्वीप यानी कौन से महाद्वीप में स्थित हैं नदियाँ और झीलें, उसके बाद में कौन से देश में स्थित हैं नदियाँ और झीलें, वो पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति हैं, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कौन-कौन सी प्राकृतिक वनस्पति पूरे विश्व के अंदर कौन-कौन से महाद्वीप में और कौन-कौन से देश में स्थित है, ज़्यादा पाई जाती हैं, कौन से ज़्यादा फ़ेमस हैं? और किस चीज़ के लिए फ़ेमस है और किस चीज़ में यूज़ आती हैं वो प्राकृतिक वनस्पतियाँ? हाँ, हाँ, मानव उसका कहाँ यूज़ करता है? हाँ, तो वो चीज़ इसमें पढ़ेंगे। फिर है कृषि। कृषि के प्रकार, वितरण और प्रमुख फसलें। विश्व के अंदर कौन से महाद्वीप के अंदर कौन-सी कृषि पाई जाती है? हैं? और किस प्रकार की है? उसका वितरण यानी कहाँ वितरण ज़्यादा है, कहाँ वितरण कौन से महाद्वीप में और कौन से देश में उसका वितरण कम है? और कौन-सी कृषि कौन से महाद्वीप और कौन से देश में पूरे विश्व में पाई जाती है? उसकी प्रमुख फसलें कौन-कौन सी प्रमुख फसलें हैं, जो कौन से महाद्वीप में ज़्यादा होती हैं और कौन से महाद्वीप में कम होती हैं? उनका वितरण कहाँ-कहाँ कितना है? कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। जैसे कि हर एक जगह के अलग-अलग चीज़ों के लिए फ़ेमस होता है कि यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा उगाई जाती है, यहाँ पे ये चीज़ उगाई जाती है, इस चीज़ की कृषि ज़्यादा होती है, कम होती है, उस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख उद्योग हैं। विश्व के अंदर कौन-कौन से ऐसे उद्योग हैं, औद्योगिक प्रदेश हैं, सबसे ज़्यादा फ़ेमस हैं? और वो कौन से महाद्वीप में और कौन से देशों में स्थित हैं? औद्योगिक प्रदेश का प्रमुख उद्योग कौन-कौन से उद्योग हैं जो ज़्यादा हैं? मतलब कौन से, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ, उस जगह की ये चीज़ ज़्यादा फ़ेमस है, तो वो वहाँ बनाई जाती है। उसका वहाँ मतलब वो होता है, कारखाने हैं उसके वहाँ पे। हाँ, तो वो ऐसे ही इसमें उद्योगों में पढ़ेंगे कि कौन-सा उद्योग सबसे ज़्यादा फ़ेमस है और कौन से महाद्वीप के अंदर है और कौन से देश के अंदर है। महाद्वीप के अंदर भी देश होते हैं, देश है कि उस देश में ये इस देश के लिए ये अ, फ़ेमस है, मतलब ये जो चीज़ है ये उस देश में सबसे ज़्यादा होती है, तो वो उद्योग पढ़ेंगे इसके अंदर पूरा हम। फिर है परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र के अंदर जल जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन, ये तीनों ही पढ़ेंगे पूरे विश्व का कि किसके लिए कौन ज़्यादा फ़ेमस है और उसका रूट क्या है। कि भई भारत के ऐसे जो फ्लाइट वगैरह कौन-सी है, क कौन-सा रूट है और कौन-कौन सी ट्रेन स्थल मार्ग कौन-सा, वो सारा परिवहन तंत्र विश्व का और महाद्वीपों तथा देशों के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर पढ़ेंगे पूरे विश्व का, है। फिर है पर्यावरणीय मुद्दे, ये तो मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसा अभी आप देख भी रहे हो, चेंजेस भी देख रहे हो, क्लाइमेट के अंदर कितना चेंजेस आ गया। पहले से ज़्यादा कितनी जलवायु मतलब कहने का मतलब मौसम, कितना मौसम चेंज हो रहा है, ये तो परिवर्तन हो रहा है पर्यावरण में, इसीलिए चेंजेस आ रहे हैं सारे, हैं। तो इसके अंदर पर्यावरणीय मुद्दे पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे मरुस्थलीकरण, हैं, विश्व के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे।
भारत के भूगोल में हम भारत के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ जितना हमें भारत की में जितने भूगोल की ज़रूरत है वो हम भारत के भूगोल में पढ़ रहे हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे विश्व के अकॉर्डिंग हैं, विश्व की चीज़ें पढ़ेंगे सारी। तो इसमें मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन, ओज़ोन अवक्षय अवक्षय है, मतलब ओज़ोन का जो हो रहा है ना अभी, क्षरण हो रहा है, ओज़ोन क्षरण, वो भी पढ़ेंगे इसके अंदर हैं। ये है पर्यावरणीय मुद्दे, कितने हैं? मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन और ओज़ोन क्षरण, ये है 4-5, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 मुद्दे हैं ये हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय मुद्दों के अंदर। उसके बाद में आता है भूकंप और ज्वालामुखी। हम तो भूकंप और ज्वालामुखी में हम ये पढ़ेंगे कि कौन से देश के अंदर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, कौन से महाद्वीप में आते हैं, इनसे नुकसान क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है और इनसे बचाव कैसा कर सकता है प्राणी। हाँ, वो चीज़ पढ़ेंगे। ये देखो कितने प्रकार के होते हैं भूकंप और ज्वालामुखी, इनका वितरण कहाँ-कहाँ है, मतलब कौन से देश में और कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी आते हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे उनका प्रभाव, फिर इनका प्रभाव क्या पड़ता है, मतलब प्रभाव लास्ट में पड़ता है। जब वो कोई भी काम होता है तो उसका कोई कारण होता है, कि ये काम हुआ तो ये किस कारण हुआ है। फिर वो काम जब हो जाता है, खत्म हो चुका होता है, तब उसके प्रभाव पड़ते हैं। बाद में जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं, उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, कि प्रभाव पड़ा तो ये चेंजेस आए। कोई भी काम का जब कोई प्रभाव पड़ता है तो या तो बुरा या अच्छा चेंजेस आता है वहाँ पे। तो प्रभाव पड़ेंगे फिर हम। उसके बाद में पढ़ेंगे जलवायु। जलवायु के अंदर विश्व लेवल पर जलवायु पढ़ेंगे, हाँ? क्योंकि हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं तो यहाँ हर चीज़ विश्व लेवल की होगी। भारत के भूगोल में हर चीज़ भारत के लेवल की होती है। तो सूर्योअभिताप पढ़ेंगे, वायुमंडलीय परिसंचरण पढ़ेंगे जलवायु के अंदर, आर्द्रता एवं वर्षण। क्या आर्द्रता एवं वर्षण, ये हो गए 3 टॉपिक, हैं? जलवायु के अंदर। सिलेबस का मतलब ये होता है कि अगर आपको अकेला जलवायु बोल दिया गया तो आप पूरा जलवायु पढ़ोगे, हैं? और अगर आपको जलवायु के अंदर ये 3 चीज़ें बता दी गई है कि सूर्याभिताप पढ़ना, वायुमंडलीय परिसंचरण पढ़ना, आर्द्रता एवं वर्षण पड़ता, तो इन चीज़ों को पूरा पढ़ना है। इन चीज़ों को पूरा मतलब इन चीज़ों में पीएचडी करनी है। जो सिलेबस है ना, पीएचडी पूरी भूगोल में नहीं करनी, हमें जो सिलेबस दिया हुआ है ना, उस सिलेबस पर पीएचडी करनी है। और पीएचडी इसलिए करनी है क्योंकि यूपीएससी कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा के दे रहा है। हर साल तो यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है और पीसीएस जो है ना वो सेम यूपीएससी के ही नक्शे मौके पे चलता जा रहा है। तो कोई भरोसा नहीं है कि पीसीएस है कब करवट ऊँट किस करवट बैठ जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी फिर उनको उसी हिसाब से फॉलो करना होता है कि किस हिसाब से पेपर का पैटर्न आ रहा है? क्योंकि जो पिछला मेंस का आरएएस का मेंस का जो पेपर आया था और मेरिट जो प्रीलिम्स में गई थी, 50% मेरिट कब जाती है? आप पहली बार 50% मेरिट गई और मेंस का पेपर ऐसा आया था कि मतलब क्वेश्चन देख-देख के स्टूडेंट्स का सर चकरा गया था, सारे टेंशन में आ गए थे। वो तो मेरिट कम रही है कि 200 ही गई 800 में से, हैं? क्योंकि पेपर हार्ड आता तो मेरिट कम जाती है और पेपर ईज़ी आता तो मेरिट ज़्यादा आती है। ये प्रीलिम्स में हुआ, प्रीलिम्स में पेपर ईज़ी आया तो मेरिट 50% पहुँच गई, फिर मेंस में हार्ड दे दिया तो उसमें फिर 200 ही 800 में से 200 नंबर पहुँची। हाँ, तो कहने का सारांश ये है कि अगर हम तैयारी अच्छी से अच्छी करते हैं ना, हाँ, एक्सट्रीम लेवल की करते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती कि पेपर कहीं से भी आ जाए, साम, दाम, दंड, भेद कहीं से भी याद दे देंगे, हम कर देंगे, हैं? ज़्यादा भी नहीं तो पासिंग मार्क्स तो ले ही आएँगे, हैं? अगर ज़्यादा टॉप भी नहीं करेंगे तो भी, हैं? तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमें जो पीएचडी करनी होती है ना, वो सिलेबस में करनी होती है, जो हमें सिलेबस मिला है, उसके अंदर करनी होती है। पूरी भूगोल के अंदर पीएचडी नहीं करनी है, क्योंकि पढ़ाई का तो वैसे कोई अंत नहीं है, इंसान कितना भी पढ़ सकता है। पैदा होता तब से लेके मरते त दम तक आप पढ़ते रहो, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है, पढ़ते रहो। कितना भी पढ़ सकता है इंसान। फ़िलहाल हमको सिर्फ़ इतना पढ़ना है कि हमें जो सिलेबस दिया है, उसमें पीएचडी करनी है। मतलब जैसे जलवायु जो टॉपिक है, उसके अंदर जलवायु टॉपिक है, उसके अंदर स्वाभिताप में पीएचडी करनी है, वायुमंडलीय परिसंचरण में पीएचडी करनी है, आर्द्रता तथा वर्षण में पीएचडी करनी है और ये तो उसमें इसमें थोड़ी कम करनी है। क्यों? क्योंकि आरएएस का है। अगर आप यूपीएससी का पढ़ोगे, तो उसके अंदर तो ज़्यादा करनी पड़ेगी और फिर अगर यूपीएससी में आपने भूगोल ऑप्शनल ले लिया है, तो फिर उसमें तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा ग्रेजुएशन लेवल का। क्यों? एक्चुअली में होता क्या है कि हर सब्जेक्ट के जो एजुकेशन क्राइटेरिया होता है ना, हाँ, हर सर्विस का और हर वैकेंसी का जो एजुकेशन क्राइटेरिया होता है, उतना नॉलेज तो आप में होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या है आरएएस के अंदर, यूपीएससी के अंदर एजुकेशन क्या है, आपको बीए चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन चाहिए, तो ग्रेजुएशन इतना नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। और फिर जब यूपीएससी के अंदर ऑप्शनल आ जाता है, तो फिर उसके अंदर चीज़ें डीपली पूछी जाती हैं? तो उसको फिर डीपली तैयार करनी होती है, वो सब्जेक्ट लो जिसमें आपकी डीपली तैयारी हो। ऑप्शनल में तो मोस्ट वो लो, सबसे ज़्यादा वही लेना चाहिए जिसमें हम डीपली पढ़े हुए हों, जो हमें अच्छा आता हो और हमें इंटरेस्ट हो। ऑप्शनल यूपीएससी के अंदर हैं। बाकी में तो चलो ठीक है, फिर भी आप ग्रेजुएशन तक पढ़ लो या 12th तक भी पढ़ लोगे, 12th तक भी आपके कांसेप्ट क्लियर हैं,
तो आप हो जाओगे, पास हो जाओगे क्योंकि मेरिट का मसला तो ये है ना कि मेरिट 100 में से 100 जाती नहीं है। हाँ, तो वह वहाँ आके ये हो जाता है कि हाँ, ठीक है मेरिट इतनी ज़्यादा ये कॉम्पिटिशन पेपर है तो इसमें इतनी ज़्यादा जाती नहीं है, हमको सिर्फ़ कॉम्पिटिशन क्लियर करना होता है कि जितनी भी मेरिट बनती है 45, 50, 55 तक जाती है, तो अगर इतनी कर दो फिर ठीक है, पूरा 100 में से 100 लाना नहीं होता है। तो ये एक बात है, हाँ। तो ये हो गया विश्व के भूगोल का सिलेबस। तो मैंने आपको सिलेबस समझा दिया है और अब मैं शुरू करूँगी विश्व का भूगोल इसी चैनल के ऊपर, हैं और हम करेंगे पहले टॉपिक से शुरुआत और इसमें कुल मिला के हैं 10 टॉपिक। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये पीछे चली गई 5 हाँ, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 टॉपिक हैं इसके अंदर, हैं। अब मैं कराऊँगी डेली एक क्लास विश्व के भूगोल की होगी और डेली एक क्लास होगी भारत के भूगोल की, हैं। और आपको पता ही है मैं किस तरीके से कराती हूँ। पहले मैपिंग के थ्रू समझाती हूँ, फिर वर्बली सिंपल लैंग्वेज समझाती हूँ और फिर कंटेंट के हिसाब से समझाती हूँ और आपको कंटेंट भी देती हूँ। तो अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो इसी चैनल पे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी फिर हम मिलेंगे इसका जो विश्व भूगोल का जो पहला टॉपिक कराऊँगी, उस क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, हैं।